खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश आया। स्टार्टिंग 10-1 मिनट आप मेरे साथ लगाओ, उसके बाद इंटरेस्टिंग किस्से शुरू होंगे। खिलजी वंश की बात की जाए, ओवरऑल खिलजी वंश, तो 1290 से लेकर, ठीक है, 1 मिनट बच्चों, थोड़ी सी यहां पर, हाँ, 1290 से लेकर 1320 तक, 1290 से लेकर 1320 तक जो रहेगा वो खिलजी वंश रहेगा, ठीक है। अगर आपसे ओवरऑल खिलजी वंश का टाइम पूछा जाए, ओवरऑल, तो ओवरऑल खिलजी वंश का टाइम पीरियड रहा है 1290 से लेकर 1320 तक, यानी कि 30 साल तक। क्लियर है? अब यहां पर प्रश्न बनेगा, खिलजी वंश का फाउंडर, खिलजी वंश का संस्थापक, तो बेटा खिलजी वंश का फाउंडर था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसको आप इतिहास में फिरोज शाह खिलजी के नाम से जानते हो। उसका पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, याद रखना, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्लियर है? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह जो खिलजी था, वो खिलजी वंश का फाउंडर था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फिरोज शाह खिलजी का टाइम पीरियड क्या था, तो फिरोज शाह खिलजी का टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1296 तक, 1290 से लेकर 1296 तक, यानी कि इसने कितने साल राज किया? 6 साल तक राज किया। क्लियर? फिरोज शाह खिलजी के पास एक उपाधि भी थी, उपाधि को आप टाइटल बोलोगे। अगर पूछा जाए कि फिरोज शाह खिलजी की उपाधि क्या थी, तो इसकी उपाधि थी शाइस्ता खां, शाइस्ता खां। क्लियर है? फिरोज शाह खिलजी की क्या उपाधि थी? शाइस्ता खां। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है, अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कहानी बनती जाएगी, और वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं फिरोज शाह खिलजी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश का आखिरी राजा हुआ, उसकी हत्या करके फिरोज शाह खिलजी क्या बना था? राजा बना। इतिहास में उल्लेख मिलता है, उल्लेख का मतलब होता है डिटेल, ठीक है। मैं कहीं भी उल्लेख बोल दूं तो आप समझ लेना डिटेल या कहानी, ठीक है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि 13 जून 1290 को फिरोज शाह खिलजी ने अपना राज तिलक करवाया, ठीक है। 13 जून 1290 को किसने राज तिलक करवाया? फिरोज शाह खिलजी ने, गुलाम वंश के आखिरी राजा की हत्या करके, ठीक है। और याद रखना, इसीलिए इस टाइम को कहा जाता है खिलजी क्रांति, खिलजी क्रांति, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खिलजी वंश में किसके टाइम को खिलजी क्रांति कहा जाता है, तो याद रखना फिरोज शाह खिलजी के समय को खिलजी क्रांति कहा जाता है। क्लियर है? तो फिरोज शाह खिलजी के समय को क्या कहा जाता है? खिलजी क्रांति कहा जाता है। 13 जून 1290 को उसने अपना, क्षमा चाहूंगा माइक थोड़ा गिर गया, अच्छी तरह से थोड़ा सेट कर लो, ठीक है। 13 जून 1290 को वो राजा बना दिल्ली का, ठीक है, याद रखना। अब यहां पर आपको मैं एक बता दूं कि जो फिरोज शाह खिलजी था, ये पहला यानी कि फर्स्ट, फिरोज शाह जो खिलजी था ये फर्स्ट उदारवादी राजा था। मतलब अभी तक जितने भी मुस्लिम किंग आए हैं उनमें पहला उदारवादी राजा कौन था? फिरोज शाह खिलजी। उदारवादी का मतलब हुआ काइंड हार्ट, यानी कि सॉफ्ट हार्ट, जो नरम दिल का था, जो जनता के बारे में सोचता था, जो जनता के हितों की सोचता था, जिसके दिल में दया और भाव थी, यानी कि काइंड हार्ट। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट काइंड हार्ट किंग कौन था, पहला उदारवादी राजा कौन था, तो पहला उदारवादी राजा था फिरोज शाह खिलजी। क्लियर है? लेकिन इतिहास के अंदर
एक ऐसी घटना दी है जो अब मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको बताया कि ये पहला ऐसा किंग था जो उदारवादी था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई, कितनी, एक, जिससे यह भी पता लगता है कि ये उदारवादी नहीं था। मतलब ये उदारवादी था भी और नहीं भी था, दोनों ही बातें हैं। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि पहला उदारवादी कौन था, फिरोज शाह खिलजी। तो आप कहानी सुनना चाहोगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये उदारवादी नहीं था। इसने ऐसा कार्य भी किया था, एक ऐसा काम भी किया जिससे ये कहा जाता है कि ये उदारवादी नहीं था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अभी आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, सुनना चाहोगे तो सभी सुनना चाहेंगे, ठीक है, ध्यान से नोट करना है, ठीक है। एक ईरान के संत हुए थे, ईरानी संत। कौन से संत हुए थे, ईरानी संत, ठीक है, जिनका नाम था सिद्दी मौला, सिद्दी मौला। क्लियर है। एक ईरानी संत हुए थे और उन ईरानी संत का क्या नाम था, उन ईरानी संत का नाम था सिद्दी मौला। यहां पर एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा कि उदारवादी क्या होता है। बेटा मैंने उदारवादी का मतलब इंग्लिश में बताया है, काइंड हार्ट, सॉफ्ट हार्ट, नरम दिल का, जिसके अंदर दया और भावना हो, वो उदारवादी होता है। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे इतिहास में यह कहा जाता है कि उदारवादी नहीं था। लेकिन फिर भी अगर प्रश्न आ जाए कि पहला उदारवादी कौन था, फिरोज शाह खिलजी, तो वो घटना क्या हुई, ध्यान से सुनना। एक ईरानी संत हुए थे और उन ईरानी संत का क्या नाम था, सिद्दी मौला। इतिहास में बताया जाता है कि फिरोज शाह खिलजी ने इस सिद्दी मौला नाम के संत को हाथियों के पांव के नीचे, ध्यान से नोट करना, हाथियों के पांव के नीचे कुचलाकर मरवा दिया था। किन कारणों से मरवाया, क्यों मरवाया, वहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा और ना ही आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। लेकिन मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उदारवादी नहीं था। तो कई बार बच्चे पूछ लेते क्यों नहीं था, तो एक ऐसी घटना मिलती है जिससे ये पता लगता उदारवादी नहीं था। लेकिन मोस्टली राइटर ये कहते हैं उदारवादी था। उदारवादी यानी कि काइंड हार्ट। घटना कौन सी है, ईरान के एक संत थे सिद्दी मौला। कौन से बेटा, सिद्दी मौला। इस सिद्दी मौला संत को पांव के नीचे, हाथियों के पांव के नीचे कुचलवाकर मरवा दिया था फिरोज शाह खिलजी ने। ठीक है। अब ये फिरोज शाह अब ये सिद्दी मौला कौन थे ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सिद्दी मौला कौन थे, तो एक संत हुए हैं एक संत हुए हैं शेख फरीदुद्दीन, ध्यान से नोट करना। एक संत हुए हैं शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, हिंदी में भी लिख देता हूं, शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर। क्लियर है। तो एक बहुत ही महान संत हुए हैं जिनका नाम है शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर। उसके चेले थे, उसके चेले कौन थे, सिद्दी मौला। यानी कि ये तो थे चेले और ये थे गुरु। क्लियर है। तो सिद्दी मौला को हाथियों के पांव के नीचे कुचलाकर किसने मरवा दिया था, फिरोज शाह खिलजी ने। और ये शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर कौन है, ये बाबा फरीद है। बाबा फरीद, जिसको आप किस नाम से जानते हो, बाबा फरीद। अपने फरीदकोट वाले जो कौन है, पीर बाबा है। तो उनके ये क्या थे, उनके ये शिष्य थे, उनके ये चेले थे और इनको हाथियों के पांव के नीचे कुचलवाकर मरवा दिया था फिरोज शाह खिलजी ने। तो ये कहानी यहां तक किस किस को क्लियर है, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि सर क्लियर है। ठीक है भाई, तो एक बार कमेंट करके बता दो कि सर हाँ ये कहानी क्लियर है। ठीक है,
जशन सिद्धू, यस आई एम फरीदकोट। तो ये फरीदकोट वाले बाबा जी हैं, उनके चेले थे सिद्दी मौला, इनको मरवा दिया था फिरोज शाह खिलजी ने। तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो, क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नवदीप गिल क्लियर है, कुणाल अत्री डन, क्लियर सर। बाकी बच्चे भी कमेंट कर दो, फिर मैं आगे की कहानी की तरफ बढ़ूं। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है, क्लियर है, ठीक है। मोस्टली बच्चों को क्लियर है बेटा। जिस बच्चे को एक आधे को रह गया हो या जो लेट ज्वाइन किया हो, प्लीज थोड़ी वीडियो बाद में देख लेना, क्योंकि मैंने चैप्टर भी पूरा करना है। ठीक है, हो जाता है कई बार बच्चों से रह जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है अभी तो ये कहानी मैंने आपको बीच में क्लियर कर दी और फिरोज शाह खिलजी के बारे में बता दिया कि वो उदारवादी था। ठीक है अभी, अब आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह खिलजी 6 साल तक राजा रहा। ठीक है, और 6 साल में उसने कहां कहां अटैक किए, किन किन राजाओं पर हमले किए, उन पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। 1290 में फिरोज शाह खिलजी अटैक करेगा। ठीक है, किसके ऊपर? मलिकपुर के शासक के ऊपर। कहां के शासक? शासक होता है राजा, मलिकपुर के शासक के ऊपर 1290 में। ठीक है, तो 1290 में कहां पर अटैक किया? मलिकपुर पर अटैक किया। और उस समय में मलिकपुर का शासक कौन था? तो मलिकपुर का राजा था मलिक छज्जू। मलिक छज्जू। ठीक है, मलिक छज्जू। ये मलिक छज्जू कहां का शासक था? मलिकपुर का शासक था। किसने अटैक किया? फिरोज शाह खिलजी ने अटैक किया। अब खिलजी ने क्यों अटैक किया ये भी मैं आपको बताता हूं। इस मलिक छज्जू ने फिरोज शाह खिलजी के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। इसलिए फिरोज शाह खिलजी ने 1290 में इसके ऊपर क्या किया? अटैक किया। क्लियर? रख लोगे याद क्या? और किसको जीत लिया? मलिकपुर को जीत लिया। किसको जीत लिया? मलिकपुर को कब जीता? 1290 में। और इस मलिकपुर का गवर्नर फिरोज शाह खिलजी ने किसको बनाया? तो याद रखना, इस मलिकपुर का गवर्नर बना दिया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी। तो 1290 में अलाउद्दीन खिलजी कहां का गवर्नर बना? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मलिकपुर का गवर्नर बना। क्लियर है? तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी को गवर्नर बना दिया गया मलिकपुर का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह खिलजी का भतीजा था, नेफ्यू था। रियल में सारे काम अलाउद्दीन खिलजी ही करता था। फिरोज शाह खिलजी नाम मात्र का शासक था। यह हमला भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन नाम उसी का होगा जो राजा होगा। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी कहां का राजा? और राजा नहीं, गवर्नर बन गया मलिकपुर का। क्लियर है? यहां पर मैं आपको एक मेन पॉइंट लिखवाऊंगा। मेन पॉइंट, ठीक है, ध्यान से नोट करना। मेन पॉइंट क्या लिखवाऊंगा, ध्यान से नोट करना। ठीक है, मेन पॉइंट है, आप सभी ने नाम सुना होगा चंगेज खां। चंगेज खां। चंगेज खां, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। ग्रेट मंगोलियन लीडर। ठीक है, तैमूर का नाम आता है और चंगेज खां का नाम आता है। मेन पॉइंट लिखा रहा हूं, ठीक है, अभी याद रखना। चंगेज खां का एक रिश्तेदार था, या यूं कह दो चंगेज खां के वंश में से, वंश समझते ही हो गया, चंगेज खां के वंश में से था उल्गू खां। उल्गू खां। मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूं इतिहास में, वैसे ही आपकी जानकारी के लिए। चंगेज खां के वंश में से एक व्यक्ति था उल्गू खां।
क्या नाम है? उल्गू खां। इस उल्गू खां की बेटी से विवाह हुआ था फिरोज शाह खिलजी का। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि फिरोज शाह खिलजी की मैरिज चंगेज खान के खानदान में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, हालांकि यहां से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बनेगा, लेकिन नॉलेज के लिए बताया है कि फिरोज शाह FRSK फिरोज शाह खिलजी की मैरिज किसके खानदान में हुई थी? चंगेज खान के खानदान में हुई थी। चंगेज खान के खानदान में एक व्यक्ति था उल्गू खां। उल्गू खां की बेटी से विवाह हुआ था फिरोज शाह खिलजी का। और ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बताया है। हाँ, एक बच्चे ने मैसेज किया है कि बाबर भी इसी खानदान में से था। हाँ बेटा, बाबर भी इसी खानदान में था। मतलब बाबर आगे आएगा, क्लियर हो जाएगा, यहां कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं क्लियर करने बैठ गया, तो इसलिए क्लियर नहीं करना, आगे बाबर आएगा पढ़ लेना, ठीक है। बस याद रखना, चंगेज खान के खानदान में उल्गू खां था और उल्गू खां की बेटी की शादी किससे हुई थी? फिरोज शाह खिलजी से हुई थी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले अटैक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब एक अटैक करेगा फिर से फिरोज शाह खिलजी 1290 में अटैक करेगा। 1290 में कहां अटैक करेगा? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां करेगा? रणथंबोर में अटैक करेगा। कहां करेगा? रणथंबोर। और यहां उल्टा पंगा ले लेगा फिरोज शाह खिलजी। याद रखना, जितने भी दिल्ली के राजाओं ने, जिन ने राजस्थान पर अटैक किया है, अपनी मौत को वासी कहा है। चाहे वो अकबर था, महाराणा प्रताप से लड़ा, इससे पहले मैं बता चुका हूं 26 बार हारा इल्तुतमिश, ठीक है। और चाहे ये राजस्थान के जितने भी राजा हुए, राजपूत राजा, सारे नीडर बहादुर हुए हैं। कहानियां बताऊंगा उनकी भी मैं। पंगा कैसे लेगा ध्यान से नोट करना, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1290 में राजस्थान के ऊपर अटैक करता है कौन? फिरोज शाह खिलजी। और फिरोज शाह खिलजी कहां अटैक करता है? रणथंबोर। उस टाइम रणथंबोर का राजा था हमीर देव। हमीर देव, हमीर देव। ध्यान से नोट कर लेना, माइंड में फिट कर लेना। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमीर देव कल आएगा। कल के चैप्टर में, कल की क्लास में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा हमीर देव। हालांकि फिरोज शाह खिलजी तो मर जाएगा, ये हमीर देव जिंदा रहेगा और ये कल की क्लास में मेन रोल अदा करेगा। इसलिए इस हमीर देव को माइंड में फिट कर लेना। 1290 में फिरोज शाह खिलजी राजस्थान के रणथंबोर पर हमला करता है और वहां का शासक कौन होता है? हमीर देव। अब खिलजी दिल्ली का राजा, हमीर देव रणथंबोर का राजा। हाँ, खिलजी कहता हार मान ले, हमीर देव कहता आज तक तो कभी मानी नहीं। क्यों? क्योंकि हमीर देव कभी आज तक किसी युद्ध में हारा ही नहीं था। तो सीधी सी बात है, जो आदमी आज तक किसी युद्ध में हारा नहीं, वो कैसे हार मान लेगा? फिरोज शाह खिलजी को ऐसा था, मैं दिल्ली का राजा हूं। हमीर देव को ऐसा, मैं कभी हारा नहीं, मैं राजपूत हूं, राजपूत सिर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता। हमीर देव इतना बहादुर और शक्तिशाली था, इसके बारे में बताऊंगा। इस युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ और फिरोज शाह खिलजी को वापिस लौटना पड़ा। फिरोज शाह के साथ अलाउद्दीन भी था, क्योंकि मैंने बताया कि अलाउद्दीन दिन ही सारे काम करता था, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां पर दोनों को, फिरोज शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को खाली हाथ वापिस लौटना पड़ा। दोनों मुंह लटका के लौट गए भी। ये तो पंगा ही गलत ले लिया, किससे? हमीर देव से। ऐसी क्या बात थी कि हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह खिलजी को कुछ नहीं समझता था? तो इसके पीछे कारण है हमीर देव का फोर्ट, किला। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। भारत के अंदर एकमात्र किला है जो 7 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 7 पहाड़ियों से घिरा है हमीर देव का रणथंबोर का किला।
अब देखो समझने वाली बात है, प्रैक्टिकल समझो। ये किला है और किले की तरफ 7 पहाड़ियां हैं। अब देखो सीधी बात है, दुश्मन कैसे अटैक करेगा, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियां। अब पहाड़ियों से तो चाहे पत्थर भी फेंक दो, दुश्मन की सेना तो वैसे मर जाएगी। इसलिए रणथंबोर का किला हमेशा जो है वो अजय रहा। अजय का मतलब उसे कोई जीत नहीं सका, वो अजय कहलाता है, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा था। और यहां पर हमीर देव ने वापिस भेज दिया फिरोज शाह खिलजी को। फिरोज शाह खिलजी कहता कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। हमीर देव कहता जा देख लेना। अलाउद्दीन कहता मैं आऊंगा। क्या तू, क्या तेरा पूरा खानदान आ जाए, ठीक है जी। क्योंकि हमीर देव बहुत जिद्दी राजा था। इसकी जिद कल बताऊंगा क्या इसने जिद की है, ठीक है ना। इससे जिद्दी कोई नहीं हो सकता। भारतीय इतिहास में कहा जाता है अगर सबसे कोई जिद्दी राजा था तो वो हमीर देव था। जिद्दी कह दो या ये कह दो कि जो एक बार ठान ली तो फिर तुम अपने आप की भी नहीं सुनता। समझ में आ गई बात क्या? हमीर देव का कुछ ऐसा ही कैरेक्टर था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 हमले बता दिए, तीसरे हमले पर बात करेंगे। तीसरा हमला, ठीक है। तीसरा हमला फिरोज शाह खिलजी करवाता है साउथ इंडिया पर, यानी कि दक्षिण भारत। साउथ इंडिया पर हमला कब करवाया? 1294 में। प्रश्न आएगा साउथ इंडिया पर अटैक करने वाला पहला राजा, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितने भी राजा आए, मुस्लिम राजा जितने भी आए, ये दिल्ली तक ही राज किया उन्होंने या दिल्ली के अराउंड राज किया है। साउथ इंडिया पर अटैक करने वाला पहला राजा था फिरोज शाह खिलजी। हालांकि मैं बता दूं इस अटैक में 1294 के अटैक में फिरोज शाह खिलजी नहीं गया था। गया कौन था? गया तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी गया तो अलाउद्दीन खिलजी था। देखो सीधी बात है, नाम तो वही होगा ना, राजा का ही होगा। जैसे मैं आपको बता दूं हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच में बोली जाती है? महाराणा प्रताप। लेकिन रियलिटी ये है कि अकबर उस लड़ाई में गया ही नहीं, लेकिन नाम अकबर का आता है। ठीक उसी प्रकार से 1294 में जो अटैक किया था, रियल में उसमें कौन गया था? रियल में गया था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन नाम होगा फिरोज शाह खिलजी का। तो अगर प्रश्न आ जाए साउथ इंडिया पर, दक्षिण भारत पर अटैक करने वाला पहला राजा फिरोज शाह खिलजी, ठीक है भी। कहां पर अटैक किया? देवगिरी पर। देवगिरी, ठीक है भी। कुछ किताबों में इस देवगिरी को दौलताबाद भी कहा जाता है, कुछ किताबों में दौलताबाद भी लिखा होता है। देवगिरी पर अटैक किया। देवगिरी का राजा था रामचंद्र। देवगिरी का राजा था रामचंद्र। क्लियर है? देवगिरी का राजा था रामचंद्र। अब यहां पर युद्ध वगैरह लड़ा गया। कहा तो ये जाता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है। लेकिन बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि इस पर अटैक करने अलाउद्दीन खिलजी गया और अटैक करवाया फिरोज शाह खिलजी ने। अब यहां पर कहानी क्या होगी, ध्यान से सुनना। जो मैं आपको एक चीज बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी अपनी एक खास क्वालिटी के लिए जाना जाता है, लूट के लिए। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी किसी भी युद्ध में गया वो कुछ ना कुछ लूटता जरूर था। भी मतलब उसे कुछ भी मिल गया लूटना जरूर है। फ्री की कोई भी चीज मिल गई लूट लाया। क्या क्या लूट के लाएगा आगे तक बता दूंगा मैं। किन्नर तक लूट लाया था, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा, फ्री का होना चाहिए, लूट लो। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी की हैबिट थी, भी जो मिल रहा उसे लूट लो। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी इस अटैक को, इस मिशन को पूरा करके वापिस आ रहा था, पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, कोई टैंक तोप नहीं होते थे, घोड़े जाते थे। साउथ तक जाने में 6 महीने लग जाते थे, 6 महीने आने में लगे, यानी कि जाने के 6 महीने, आने के 6 महीने, 12 साल भर युद्ध चलता था। मतलब जो मिशन होते थे ना वो 1.5 2 साल के हुआ करते थे। ऐसे नहीं है कि फाइटर प्लेन आज 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, स्लो टाइम था उस समय, ठीक है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब इस मिशन को कंप्लीट करके वापिस आ रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ध्यान से नोट करना, 1296 की बात है। अटैक कब किया था? 1294 में। लेकिन वापिस कब लौट रहा था? वापिस लौट रहा था 1296 में। जब वापिस लौटा तो अलाउद्दीन खिलजी इलाहाबाद, जिस इलाहाबाद भी कहते हैं, इलाहाबाद भी कहते हैं, और आज इसे प्रयागराज भी कहते हैं। प्रयागराज कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस मिशन से वापिस आते समय
1296 में इलाहाबाद रुका कुछ टाइम के लिए। इलाहाबाद के पास एक जगह है जिसका नाम है कड़ा। इलाहाबाद के पास एक जगह है जिसका नाम है कड़ा। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी इस मिशन से वापस आते समय इलाहाबाद के पास कड़ा नाम की जगह पर रुकता है और यहां पर एक प्लानिंग बनाता है भी सारा काम मैं करता हूं, सारी मेहनत मैं करता हूं, सारे हमले मैं करता हूं, ठीक है, सारे कहीं मैं घूमता हूं फिरता हूं। कुछ समझ में आ गई बात क्या? ठीक है, तो क्यों ना राजा भी मैं बनूं। फिर वहां चाचा राजा बन के बैठा है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था फिरोज शाह खिलजी। इतिहास में यह भी बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चाचा की बेटी यानी कि फिरोज शाह खिलजी की बेटी से शादी कर ली थी, इसीलिए भी राज मेरे को मिल जाए। कुछ समझ में आ गई बात? उसी से सेटिंग वेटिंग करके, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के दिल में पाप आ गया भी यार सारा काम तो मैं करता हूं, चाचा बैठ के ऐश करता है, क्यों ना चाचे को टपा दे। तो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने बहाने से 1296 में फिरोज शाह खिलजी को कहां बुला लिया? इलाहाबाद के पास कड़ा नाम की जगह पर बुला लिया। क्लियर है? इलाहाबाद के पास कड़ा नाम की जगह पर बुला लिया और यहां बुलाकर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी, मर्डर, टपा दिया। क्लियर है? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर यहां तक क्लियर है। फिर मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी। आपको ही पता है क्या क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। बस एक बार आप बता दो क्लियर है, और इसके शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ दो। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बस एक बार बता दो। आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी कमेंट कर दो क्लियर है। बच्चों के मैसेज नहीं आ रहे अभी तक, क्लियर है? यस या नो? मैं मैसेज पढ़ रहा हूं, 2 मिनट। हाँ बच्चों, यहां तक क्लियर आप सभी को? मैं फिर पूछ रहा हूं एक बार ताकि मैं अगला सेशन स्टार्ट करूं। अलाउद्दीन खिलजी मैंने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो सभी के मैसेज आ रहे हैं, क्लियर है? ठीक है। टपाता चाचा, ठीक है। कई बच्चे ने पूछा गंगा या यमुना रिवर पर, तो बेटा इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसलिए ये नहीं कह सकते कौन सी रिवर पर, लेकिन यहीं पर टपा दिया। और ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कौन सी नदी पर। अब मेन कहानी पर आते हैं। अब मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मेरी इस कहानी को सुन लेना ध्यान से। अब आपने कहानी सुननी है, कुछ नोट नहीं करना, पेन साइड में रख दो, कॉपी साइड में रख दो, क्योंकि अब सारा जो है आगे की कहानी किस पर है? कहानी पर है। जब तक कहानी नहीं समझ में आएगी तब तक अलाउद्दीन खिलजी नहीं समझ में आएगा। और जब मैं आपको कहूं कमेंट करो, फिर आप कमेंट करके बताना, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी, मैं ALK लिखूंगा, ध्यान से नोट कर लेना। जहां मैं ALK लिख दूं समझ लो अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी शासन करेगा 1296 से लेकर 1316 तक। देखा जाए तो लगभग 20 साल। यह है अलाउद्दीन खिलजी का क्या टाइम पीरियड। अगर एग्जाम में पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम, कि इसका असली नाम क्या था, तो असली नाम था अली गुरशब। अली गुरशब। इसका रियल नेम था अली गुरशब। क्लियर है? रियल नेम क्या था? अली गुरशब। अब मैं आपको बता दूं, जो अलाउद्दीन खिलजी था ये एक रंगीन मिजाज राजा था। रंगीन मिजाज समझते ही होंगे आप लोग, ठीक है। शबाब और शराब यानी कि शराब का और
मतलब औरत का ये बहुत ज्यादा शौकीन था। रंगीन मिजाज इसको राजा कहा जाता है। क्षमा चाहूंगा, ठीक है, मतलब मैं कहानी बता रहा हूं, कोई इस चीज को लेकर बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाए। तो इतिहास में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक रंगीन मिजाज राजा था, ठीक है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं पर कोई भी अटैक किया, कोई भी हमला किया, उस अटैक के पीछे कोई ना कोई सुंदर औरत का कारण जरूर रहा है। सुंदर औरत मतलब जिस भी अभियान में जाता, जिस भी अटैक पर जाता, उसके पीछे का मेन रीजन सुंदर औरत रहती थी, ठीक है जी। और या फिर ये उठा लाता था, ऐसा कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो यहीं से पता लगता है कि ये कितना रंगीन मिजाज राजा था। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कहानी क्या है। कहानी ध्यान से सुनना। 1299 कहानी को ध्यान से सुनना है। 1299 की घटना है। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? गुजरात पर। यहां से एक नई कहानी निकल कर आएगी सामने। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। 2 या 3 दिन लगाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी पर। मेडिवल हिस्ट्री का सबसे मेन राजा है ये। 1299 पर गुजरात पर अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है? अब यहां पर नोट करना, इस अटैक में अलाउद्दीन खिलजी का साथ होता है सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मोहम्मद शाह मंगोली। मोहम्मद शाह मंगोली। मोहम्मद शाह मंगोली ये सेनापति था। ये किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कहा जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली था और बहादुर था, और ये पूरे के पूरे मतलब ये इस पूरे युद्ध में एक मेन रोल अदा करेगा। मेन मतलब कटप्पा वाला रोल अदा करेगा। ये समझ गए होगे, बाहुबली तो देखी होगी ना। मेन रोल अदा करेगा, बड़ी बहादुरी से लड़ेगा। और ये साथ में था कवारा। ये मैंने स्पेशल मेंशन किया, बैचलर कवारा था ये। ऐसी क्या कहानी हुई, ध्यान से नोट करना। तो भाई युद्ध चल रहा था, गुजरात पर अटैक किया। मोहम्मद शाह मंगोली अपनी बाजुओं से लड़ रहा था, ठीक है भी, पूरे जोहर दिखा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी भी लड़ाई लड़ने में लगा हुआ। इसी युद्ध में मोहम्मद शाह मंगोली की निगाह पड़ी गुजरात की, मतलब क्योंकि गुजरात पर एक अटैक किया, तो मोहम्मद शाह मंगोली की निगाह पड़ी चिमना नाम की औरत पर। चिमना, क्लियर है? रख लो याद क्या। तो चिमना पर नजर किसकी पड़ गई? मोहम्मद शाह मंगोली की। मोहम्मद शाह मंगोली कवारा था, दिल में कुछ कुछ हुआ, क्योंकि चिमना बहुत ज्यादा सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी। मेरे रस के कबर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई तो मजा आ गया। मोहम्मद शाह मंगोली की तलवार वहीं रुक गई, कहते बन गई गल अपनी था। चिमना ने भी प्यार से देखा और मंगोली ने भी प्यार से देखा। चिमना ने देखा कितनी बहादुरी से लड़ रहा है, नौजवान गबरू है। मोहम्मद शाह ने देखा मंगोली ने भी क्या मुजस्मा है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। दोनों की नजरें मिल गई। मोहम्मद शाह मंगोली कहता ला, ओनली मंगोली बोलूंगा। मंगोली कहता ला भी, अब तो बात बन गई और ये कवारापन जो है अब दूर, अब अपना तो हो जाएगा ब्याह। इतने में निगाह पड़ गई चिमना पर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जैसे इन दोनों की नजरें मिली, अलाउद्दीन खिलजी की भी निगाह पड़ गई चिमना पर। मैंने तो पहले बताया कि अलाउद्दीन खिलजी तो औरतों का शौकीन था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोली को कहा, क्या कर रहा है, साइड में कहता बाबूजी मतलब गल बात बनी है, बताऊं तेरे को, चल साइड में, साइड में। अब ये बच्चा देखो, सेनापति था, माना सेनापति था, लेकिन भाई राजा तो अब राजा ही है। कहता ये तो हमारे लिए है। अब चिमना के भी दिल में पाप आ गया। चिमना पहले तो ट्राई लगा रही थी मंगोली पर, जब पता लगा भी राजा ही मेरे पीछे है
तो चिमना ने अपना इशारा खिलजी की तरफ कर दिया। भी देखो राजा तो राजा है, चिमना के दिल में आया भी राजा साथ जाऊंगी तो रानी कहलाऊंगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक एक बार कमेंट करके बता दो किस किस को क्लियर है। कहानी काफी लंबी है, ठीक है, यहां तक क्लियर करके बता दो। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो बच्चों को क्लियर है अभी यहां तक? चलो ठीक है, मैं थोड़ा कमेंट पढ़ रहा हूं बच्चों की। यस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब ध्यान से सुन लो। अब भी अलाउद्दीन खिलजी कहता भी इस चिमना को तो महल में लेकर जाओ। अब चिमना को क्या पता भी अलाउद्दीन खिलजी की तो पहले ही बहुत सारी रानियां हैं भी। जिस भी युद्ध में गया है उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी, देखो क्या होता था, ये जो राजा थे ये ना हरम बनाकर रखते थे। हरम हुआ करता था जिसमें बहुत सारी इन्होंने अपनी रानियां रखी हैं, 5-5, 6-6, 7-7 हजार इस प्रकार से रखी हुई थी। ठीक है, आगे बात समझ में रख लोगे याद भी। अब भी अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर, अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर चिमना को महल में लाया गया। चिमना सोच रही थी कि महल में लाएंगे, रानियों की तरह रहूंगी। चिमना को भेज दिया गया जहां सारी रानियां रह रही थी। चिमना को बड़ी टेंशन हुई, उसने देखी इतनी सारी रानियां। बाकी रानियों ने उसे कहा भाई तेरा कुछ नहीं बनना यहाँ पर, यहाँ तो गिनती नहीं है कितनी रानियां, तू सोच रही है तू रानी है, ये तो तेरा बहम है दिमाग का। चिमना भी कहती रहे इससे अच्छा तो मंगोली ही था, राजा नहीं तो सेनापति तो था ही, और कम से कम कवारा भी था। अलाउद्दीन खिलजी का तो पता ही नहीं कितनी पत्नी है, मेरे पे ध्यान जाएगा भी या नहीं जाएगा। अगर अलाउद्दीन खिलजी की मैं वेट करूं तो लगभग 2-3 साल के बाद मेरा नंबर आएगा। चिमना कहती काम तो गलत हो गया, इससे अच्छा तो कौन था, मंगोली था। तो आग इधर भी लगी है, आग इधर भी लगी है। कुछ क्लियर हुआ क्या? चिमना जब मंगोली गुजरता या इधर उधर से, चिमना ने ट्राई लगानी शुरू कर दी मंगोली पर भी, ये कहीं सेट हो जाए तो बढ़िया है। खिलजी के भरोसे तो मैं सारी उम्र बैठी रहूंगी भी, खिलजी का क्या पता नंबर आए या ना आए। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ, ठीक है कि इस तरह से इस तरह से मंगोली और चिमना का अफेयर शुरू हो गया। टांका फिट हो गया, दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया, या यूं कह दे भी सेनापति की सेटिंग रानी से हो गई। चिमना भी खुश, मंगोली भी खुश। चिमना कहती कम से कम कवारा मिला, मंगोली कहता कम से कम जिस पे निगाह थी वो तो मिल गई। दोनों की दूरियां कम होने लगी, मिलने लगे, एक दूसरे को बुलाने लगे। क्लियर है? ठीक है, बच्चे हंस रहे हैं, मैं 2 मिनट मैसेज पढ़ूं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये मैं इस तरह की कहानी इसलिए बताता हूं भी ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। मंगोली और चिमना का आपस में प्रेम संबंध था, अफेयर जिसको बोल सकते हो। थोड़ी सी कहानी इसलिए सुनाता हूं, चलो आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है, फिट हो जाता है, हिस्ट्री बोरिंग ना लगे। लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई मकसद नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं बता देता हूं, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब 9 टक्का चल गया। अब देखो आप सारे ग्रेजुएट हो, सभी को इन बातों का पता ही है। ठीक है, आगे बात समझ में क्या? तो भी दोनों में प्रेम शुरू हो गया, मंगोली और चिमना में। और जो बुजुर्ग है, शाने लोग हैं, उन्होंने कहा है कि इश्क के मुश्क कदे छुपाया नहीं छुपते। कहा जाता है कि इश्क में इंसान के हाव भाव बदल जाते हैं। समझ में आई बात क्या? दोनों की चोरी छुपे मुलाकातें शुरू, अपने व्हाट्सएप पर हाय हेलो चल रहा है। यहीं पर एक शेर याद आ गया, सुनाऊं क्या? कमेंट करके बताओ।
दिल करता तो सुना देता हूं, सुनने का दिल कर रहा है ठीक है, वाह वाह भी कर देना, सुनाऊं अगर दिल कर रहा है तो एक शेयर। ठीक है, तो एक शेर सुनाते हैं आपको इस चिमना और प्रेम, जो चिमना और मंगोली की प्रेम कहानी के ऊपर मेरे को याद आ रहा है। बच्चों ने क्या कहा, हाँ सुनाओ कुणाल अत्री सुनाओ, ठीक है तो सुना देते हैं, ये बच्चों की डिमांड आई है ठीक है। तो मंगोली कहता है चिमना को, तेरे करीब आकर बड़ी उलझनों में हूं, करो बाबा, तेरे करीब आकर बड़ी उलझनों में हूं, ये तो बता दे तेरे गैरों में हूं या अपनों में हूं। क्लियर हुआ ठीक है जी। अब मंगोली कह रहा है किसको, चिमना को, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब भी दोनों की प्रेम कहानियों का भांडा फूट गया। भांडा समझते हो, क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाया कभी नहीं छुपते। बात पता लगी दरबारियों को, दोनों की प्रेम कहानी की बात दरबारियों को पता लगी। दरबारी समझती होगी जो और मंत्री मिनिस्टर थे, जैसे कई बार कोई बात होती है और वो दोस्तों को पता लग जाती है, फिर दोस्त छेड़ते हैं। अब दरबारी मंगोली को छेड़ने लगे, कहते ला तू तो यार हाथ ही बड़ा जबरदस्त मार रहा है। दरबारी कहते हैं मंगोली को, देख जो तू कर रहा है करता रहे, हमारा दोस्त में कोई मतलब नहीं है, कर एंजॉय, लेकिन याद रखना ये बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच गई ना तो तेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे। दरबारी कहते हैं देख तेरे को समझा रहे हैं, समझ जा, थोड़े दिन अपने इससे दूर रहे ठीक है, आगे बात समझ में क्या, ऐसे ना हो कि बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच जाए। मंगोली कहता बात तो ठीक है भी। अब मंगोली क्या करता है, ध्यान से सुनना बात को। मंगोली बुलाता है चिमना को, मंगोली ने चिमला को बुलाया ठीक है। मंगोली चिमला को बुलाता है और कहता है देख अपनी जो बात है वो दरबारियों तक पहुंच चुकी है, अपनी सेटिंग वेटिंग बढ़िया चल रही है, बढ़िया अपना टाइम पास हो रहा है, लेकिन थोड़े दिन तू बातचीत मेरे से बंद कर दे, मिलना जुलना। अगर अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गया तो अपना सारा बांडा फूट जाएगा। अब वही बात चिमना कहती बस इतना ही प्यार था, जब तक तो कह रहा था तेरे लिए चांद तोड़ दूंगा, तारे तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, अब तू डर रहा है, ये भी कोई प्यार हुआ। मंगोली कहता मान ले 5-7 दिन ना मिल, मामला ठंडा हो जाएगा। चिमना कहती 5-7 दिन नहीं, मैं तो तेरे बिना 5-7 मिनट भी नहीं रह सकती, तेरे बिना 5-7 मिनट भी नहीं रह सकती ठीक है। आगे बात समझ में, प्यार करता है तो साथ रख, मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकती। मंगोली कहता प्यार तो करता हूं। चिमना कहती प्यार करता तो फिर डर क्यों रहा है, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार के लिए कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। मंगोली कहते अजीब फंसे, उधर अगर अलाउद्दीन को पता लगा तो रोला, तो मंगोली कहता भी प्यार किया तो फिर डरना किस चीज का, ठीक है। तो यहां पर मंगोली और चिमना अब क्या करेंगे, मंगोली और चिमना बनाएंगे प्लान। क्या प्लान बनाएंगे वो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन यहां पर मंगोली ने अपने प्यार को चुना और चिमना के साथ मिलकर प्लान बनाया, और मंगोली ने यहीं पर फिर एक शायरी और सुनाई। हमें क्या मालूम था कि इश्क होता क्या है, हमें क्या मालूम था कि इश्क होता क्या है, बस एक तुम मिले और जिंदगी सी बदल गई। ठीक है, क्लियर है। और दोनों जने प्लान बनाते हैं भागने का, भी मौका देख के आप दोनों जने फुर हो जाएंगे, और दोनों जने मौका देखकर भाग गए, मंगोली और चिमना। क्लियर है, दोनों फरार हो गए। अब भी दोनों फरार हो गए। अगले दिन जैसे कि दोनों ने प्लानिंग बनाई, रात 11 बजे फलाने पहाड़ के पीछे वहां मिलना, मैं टॉर्च से इशारा करूंगा तू आ जाना, दोनों आगे फरार हो गए प्लानिंग बनाकर। अगले दिन सुबह हुई, सुबह जहां रानियां रहती थी वहां लगी रानियों की अटेंडेंस।
अब इतनी रानियां तो अटेंडेंस तो लगेगी, नंबर 1 नंबर 2 रोल नंबर में जब अटेंडेंस लगी तो चिमना का रोल नंबर गायब था। उसके बाद जब मंत्रियों की अटेंडेंस लगी तो मंत्रियों में मंगोली गायब था। अब भी दोनों गायब, अलाउद्दीन खिलजी समझ गया भी मंगोली पटाखा डाल गया है। क्लियर है? अब चिमना और मंगोली पूरे हिंदुस्तान में घूम लिए, लेकिन उन्हें कोई रखने को तैयार नहीं, क्योंकि भाई देखो अलाउद्दीन खिलजी काफी खतरनाक शासक था। तो मंगोली और चिमना कहते हैं कि दोनों भागकर पहुंच गए हमीर देव के पास, जो इनका पुराना दुश्मन है। हमीर देव के पास पहुंच जाते हैं मंगोली और चिमना। तो बेटा मेरी आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ये पार्ट 1 है अलाउद्दीन खिलजी का और मंगोली और चिमना की प्रेम कहानी का। इस प्रेम कहानी का क्या बनेगा? हमीर देव इन्हें बचा पाएगा? क्या अलाउद्दीन इनसे बदला ले पाएगा? क्या मंगोली और चिमना एक हो पाएंगे? जानने के लिए देखता रहिए अगला एपिसोड। ठीक है।